As usual, Deepak Kumar. Today in this video we are going to tell you line-wise Hindi meaning and explanation of the poem When the Assault Was Intended to the City composed by जॉन मिल्टन. दिस इज सोनिट. ये एक सोनिट है, 14 लाइन की कविता को सोनिट कहते हैं. ये आपको पहले ही बताया गया है पिछले वीडियोज़ में, और इससे पिछले के जो वीडियोज़ देखना चाहते हैं आप वो देख सकते हैं. मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप चेक कर सकते हैं. जो BA सेकेंड ईयर कुमाऊं यूनिवर्सिटी करके वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेजेस हैं. उसके सिलेबस में ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी. ये सेकंड पोएम है, पहली ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, उसका वीडियो बन चुका है. और बाकी वीडियोज भी अगर आप सिलेबस के देखना चाहते हैं, चाहे BA फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, क्योंकि BA फर्स्ट ईयर, BA सेकंड ईयर, क्लास 10, क्लास 12 प्ले लिस्ट वहाँ पर बनी हुई है, तो सारे एक ही में इंक्लूड किए गए, तो आपको सारे एक सिरे से सारे वीडियोज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे. तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए. तो चलिए देखते हैं. व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, जब आक्रमण का इरादा किया गया शहर पर. यह है टाइटल जॉन मिल्टन की कविता का. तो इसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि चार्ल्स फर्स्ट जो था वो पार्लियामेंट्री जो रूल्स थे या पार्लियामेंट्री अरेंजमेंट का व्यवस्था का वो सबसे बड़ा विरोधी था. जबकि जॉन मिल्टन थे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम या कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम का वो सपोर्ट करते थे. जबकि जो चार्ल्स फर्स्ट था वह पार्लियामेंट्री या कॉन्स्टिट्यूशनल कह लीजिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था का वो सबसे बड़ा विरोधी था. वह नहीं चाहता था कि प्रजातंत्र आए, प्रजा को अधिकार मिले, या संविधान के हिसाब से वो चलना पसंद नहीं करता था, वो मोनार्की चाहता था. तो उसने इस इरादे से वह इंग्लैंड पर आक्रमण करने जा रहा था. तो ये अंदेशा था कि शायद वह आक्रमण करेगा. तो इसी अंदेशे को ध्यान में रखते हुए जॉन मिल्टन ने यहाँ पर एक कविता लिखी है, जो कि जॉन मिल्टन जो थे वो पार्लियामेंट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक सिद्धांतों का और डेमोक्रेसी का सपोर्ट करते थे, जबकि चार्ल्स उसके उलट था, चार्ल्स फर्स्ट. ओके, तो 1642 में अटैक करने वाला था वो. तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर जॉन मिल्टन एक अपील करते हैं 14 लाइन की कविता में कि जो चार्ल्स फर्स्ट है वो उनके शहर पर हमला ना करे, वह कवियों के घर पर हमला ना करे. और क्या कहते हैं क्योंकि वह इसके बारे में चलिए पोएम को ही समझ लेते हैं, अच्छी तरीके से मीनिंग समझते हैं और एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं. कैप्टन और कॉलोनल. तो यहाँ से पोएम का जो है, तो पोएम को जो है ये ऑक्टेव है. ये पोएम का जो पहला पार्ट है ये ऑक्टेव है. ऑक्टेव होता है 8 लाइन का, और जो दूसरा है वो सस्टेट होता है, वो 6 लाइन का स्टेंजा होता है. तो यहाँ ऑक्टेव के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. तो ये 8 लाइन की कविता है, उसके बाद 6 लाइन की है, तो 8 और 6 मिला के 14 हो जाते हैं. 8 and 6 14, 14 लाइन की कविता हो जाती हैं, ठीक है. तो इसका मीनिंग हम बताने जा रहे हैं. तो पहले देखते हैं ऑक्टेव का मीनिंग. कैप्टन और कर्नल. कैप्टन माने कप्तान, कर्नल माने होता है कर्नल, जिसे हम कर्नल बोलते हैं हिंदी में. नाइट इन आर्म्स. नाइट का मतलब होता है सेनापति. इन आर्म्स का मतलब है जिन्हें आर्म्स हैं, मतलब जिनके पास हथियार हैं. तो कप्तान, कर्नल और सेनापति जिनके पास हथियार हैं, हथियार से सुसज्जित हैं. हु चांस, जिसकी संभावना है. तो यहाँ पर जो चार्ल्स फर्स्ट है, चार्ल्स फर्स्ट से यहाँ पर अपील की जा रही है, कप्तान हो या कर्नल हो या सेनापति या जो कि सुसज्जित है अस्त्र शस्त्रों से. हु चांस, जिसकी संभावना है, ऑन दिस डिफेंसलेस डोर, की वे क्या कर सकते हैं कि उसकी जो सेना है वो डिफेंसलेस डोर पे अटैक कर सकती हैं और में सीज, और उनको अपने कब्जे में ले सकती हैं. तो संभावना है कि चार्ल्स प्रथम और उसके जो सेना है वो कवियों के डिफेंसलेस, जिनकी रक्षा करने के लिए वो योग्य नहीं है, वो अपने हो सकता है क्योंकि वो अपने डोर्स के, अपने घरों की रक्षा नहीं कर पाए, क्योंकि उनका काम तो कवि है, वो कवि हैं, कविताएं लिखते हैं, ना कि हथियार चलाना जानते हैं. तो यहाँ संभावना है कि जो चार्ल्स प्रथम है और उसकी सेना इंग्लैंड पर आक्रमण कर दे और वो कवियों के डिफेंसलेस डोर्स को अपना निशाना बनाए और उनको अपने अधिकार में ले सकती है, सीज कर सकती है, उनको अपने अधिकार में ले सकती है. इफ़ एवर डीड ऑफ ऑनर. तो आगे अपील करते हुए यहाँ पर समझा रहा है, कह रहा है वो अपील कर रहा है चार्ल्स फर्स्ट से. इफ़ एवर डीड ऑफ ऑनर, यदि तुमने कभी भी, डीड माने होता है कार्य, एवर माने कभी, ऑनर माने सम्मान का. यदि कभी भी तुमने ऐसा कोई काम किया हो जिससे सम्मान मिलता है, या तुमने कोई ऐसा काम किया हो जिससे सम्मान मिलता हो, रिस्पेक्ट मिलती हो. डिड दी प्लीज. दी का मतलब यू, डिड यू प्लीज मतलब यदि तुमने कभी अपने जीवन में ऐसा काम किया है जिससे सम्मान मिलता हो और जिसे करके तुम्हें कभी आनंद मिला हो, तो तुम क्या करो, गार्ड देम, उनकी रक्षा करो. उनके जो कवि हैं,
कवियों के घरों की रक्षा करो, कवियों के दरवाज़ों की रक्षा करो, गार्ड देम, उनको सुरक्षा प्रदान करो, एंड हिम विद द प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म, और उन लोगों को हार्म से भी बचाओ, उनकी रक्षा तो करो उनको सुरक्षा करो, और साथ ही उनको दूसरे नुकसानों से, दूसरे डैमेजेस से, नुकसान से, दूसरी हानियों से, उनको दूसरे आक्रमणों से उनको बचाओ। क्यों बचाओ? तो यहाँ पर वो समझा रहे हैं ही कैन रिक्विटी दी, क्योंकि वो क्या कर सकता है, तुमको वापस उसी तरीके से लौटा सकता है। तो रिक्विटी का मतलब यहाँ पर है वापस उसी तरीके से लौटाना, ठीक है, टू रिटर्न इन द सेम वे। तो ही कैन रिक्विटी यू, क्योंकि जो कवि है, कवि बहुत टैलेंटेड व्यक्ति होता है, वह तुम्हें उसी अनुपात में वापस ला के दे देगा। अगर तुम उनको सुरक्षा प्रदान करोगे तो वो भी तुमको उसी अनुपात में या उसी तरीके से वो तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर देगा। फॉर ही नो द चार्म्स, क्योंकि जो कवि होता है वो चार्म्स जानता है। यहाँ पर चार्म्स का मतलब है वो होता है द मैजिकल वर्ड्स ऑफ पोइट्री, क्योंकि वह जो होता है कवि, जो वो मैजिकल वर्ड्स ऑफ पोइट्री जानता है, उसे कविता के जादुई शब्द वो अच्छी तरीके से जानता है, और तुमको क्या कर सकता है, उसी अनुपात में वह लौटा के सम्मान को वापस लौटा सकता है, या मतलब तुमको फेमस बना सकता है। अगर तुम उस रक्षा करोगे, उसके ऊपर हथियार नहीं उठाओगे, उसके घरों को बख्श दोगे और उनको सुरक्षा प्रदान करोगे, तो वो भी तुमको उसी अनुपात में वापस कर देगा, उसी तरीके से वापस कर देगा। वो जो आपने एहसान किया है तो वो उसको वापस कर देगा, क्योंकि वह जो होता है वो शब्दों का जादूगर होता है। वह शब्दों, क्योंकि जो कवि होता है वो शब्दों का जादूगर होता है, वह जादुई शब्दों को अच्छी तरीके से जानता है कविता के। दैट कॉल फेम, जो क्या ला सकते हैं, फेम ला सकते हैं, तुम्हारे लिए प्रसिद्धि ला सकते हैं। अगर तुम उसके घर को छोड़ दोगे, उसके घर को सुरक्षा प्रदान करोगे, तो वह भी तुमको क्या करेगा, कविता, अपनी कविता के माध्यम से तुमको फेमस बना देगा। ऑन सच जेंटल एक्ट एज दी, जो ये तुम भलाई का काम करोगे, ये विनम्र जो काम करो, जेंटल एक्ट जो करोगे, ये जो तुम एहसान जो करोगे, या जो ये एक नेक काम जो तुम करोगे, इस नेक काम से वो तुमको क्या करेगा, अपनी कविताओं में जिक्र करके तुमको फेमस बना देगा, पॉपुलर बना देगा। एंड ही कैन स्प्रेड दाई नेम, और वो क्या कर सकता है, वह तुम्हारे नाम को क्या कर सकता है, ओवर लैंड एंड सी, लैंड जमीन पर, और सी सागरों तक फैला सकता है। मतलब वह पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम फैला देगा, तुम्हारा नाम पॉपुलर करवा देगा। वट एवर क्लाइम, भले ही, क्लाइम का मतलब यहाँ क्लाइमेट से है, भले ही जलवायु कोई सी भी हो, कोई भी ऋतु हो, कोई भी मौसम हो, तुम्हारे नाम का जो सूरज है, तुम्हारी प्रसिद्धि का जो सन है, वो ब्राइट करेगा, चमकेगा, सलकर वॉर्म्स, और वो गर्माहट देता रहेगा। मतलब लोगों को हमेशा याद आते रहेगा और तुम्हें हमेशा जिंदा रखेगा, और तुम्हारा जो नेक काम है वो हमेशा नेकी भरा काम जो है, और तुम जो हो वो हमेशा सूरज के समान चमकोगे और इस दुनिया को गर्माहट दोगे, या तुम हमेशा जीवित रहोगे। तो हम चलिए देखते हैं, इन्हीं 8 लाइनों का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या कहा गया है। द असॉल्ट वॉज एक्सपेक्टेड इन नवंबर, तो आशा की जा रही थी कि चार्ल्स प्रथम की जो सेना है वो 1642 में नवंबर में इंग्लैंड में हमला कर सकती थी। तो आशा की गई थी कि नवंबर 1642 में असॉल्ट हो सकता है, आक्रमण हो सकता है। जो ओकेजन है कंपोजिंग इन दिस पोएम, इस पोएम को कंपोज करने का, इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक, वो ये है कि अटैक हो सकता था इंग्लैंड पर चार्ल्स फर्स्ट के द्वारा, एंड इज आर्मी, और उसकी आर्मी के द्वारा, अगेंस्ट लंदन के खिलाफ, इन द मिड 17th सेंचुरी में पर हो सकता था अटैक। द मार्च वॉज फुल ऑफ एंथुजियाज्म, यद्यपि जो उसकी सेना थी वो फुल ऑफ एंथुजियाज्म, वो किससे भरी थी, पूरे उत्साह के साथ भरी थी। एंड द पोइट वॉज अफ्रेड, और पोइट जो अफ्रेड था, पोइट बहुत डरा हुआ था। तो जो उसकी सेना थी चार्ल्स प्रथम की, वह बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज्म थी, वह बहुत ही उत्साह से भरी हुई थी। और पोइट का भय था दैट द रॉयलिस्ट की, जो रॉयलिस्ट हैं, जो रॉयल परिवार से बिलोंग करने वाले लोग हैं, या कह लीजिए चार्ल्स प्रथम जो है, कुड सर्टेनली सीज द सिटी, वह उनके शहर को सीज कर सकता है, उन्हें अपने कब्जे में ले सकता है। थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के माध्यम से एक अपील की जा रही है चार्ल्स प्रथम से। तो देखिए क्या अपील की जा रही है। इस स्टेंजा में मिल्टन कहता है, सेज दैट देयर इज पॉसिबिलिटी, कि ऐसे संभावना है कि जो आर्म्ड कैप्टन है, कर्नल है और नाइट है चार्ल्स प्रथम के, वो क्या कर सकते हैं, चार्ल्स फर्स्ट की आर्मी के में अटैक, तो वो क्या कर सकते हैं, में अटैक इंग्लैंड, वह अटैक कर सकते हैं इंग्लैंड पर, एंड डिस्ट्रॉय द हाउसेस ऑफ द पोइट्स, और कवि के घरों पर आक्रमण कर सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं।
ठीक है, डिस्ट्रॉय द हाउस ऑफ द पोइट, दे कैन सीज देयर हाउस, वे उनके घरों को क्या कर सकते हैं, कब्जे में ले सकते हैं। डोर्स ऑफ दिस हाउस है, यदि भी कह रहा है कि जो मकान है, जो मकान के दरवाजे हैं, आर डिफेंसलेस, इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। द पोइट्स डू नॉट हैव करेज, और कवियों में इतना साहस नहीं होता है, ये इतनी शक्ति नहीं होती है कि उन लोगों को सशस्त्र सेना को रोक पाएँ, टू स्टॉप देम, कि वो उनको रोक पाएँ, एंड गार्ड देयर डोर्स, और अपने दरवाज़ों की रक्षा कर पाएँ। दे आर अनेबल टू डिफेंस, वे अनेबल हैं डिफेंस करने में, वो अपने घरों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। फर्दर पोइट सीम्स टू मेक एन अपील, आगे कभी फिर से एक अपील करता हुआ नजर आता है, दैट इफ़ ही हैज़ एवर डन अ गुड डीड, यदि उसने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा काम किया है, दैट ब्रिंग ऑनर, जो ऑनर और प्लेजर लाया हो, जिससे उसे करने के बाद सम्मान मिला हो, आनंद मिला हो, इंस्टेड अटैकिंग, तो वो कहता है कि इंस्टेड अटैकिंग, तो अटैक करने के स्थान पर, अटैक करने के इंस्टेड वाज इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड अटैकिंग, तो अटैक करने की जगह ही शुड गार्ड द हाउस ऑफ द पोइट, तो उसे क्या करना चाहिए, कवियों के घरों की रक्षा करनी चाहिए, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्म, और उनको उनके नुकसानों से, उनको बाहरी आक्रमणों से या बाहरी हानियों से बचाना चाहिए। प्रेजिंग द टैलेंट ऑफ द पोइट, वह यहाँ पर कवि के टैलेंट की प्रशंसा करते हुए मिल्टन यहाँ पर कहते हैं दैट इफ़ ही डज अ फेवर टू द पोइट, यदि वह पोइट का फेवर करेगा, ही कैन ऑल्सो ब्रिंग, तो वह भी क्या कर सकता है, वह भी सेम रिटर्न करके उसी अनुपात में वापस क्या दे सकता है, फॉर यू, तुम्हें वापस लौटा सकता है। वो तुम्हारा, तुम जो अगर तुम कोई भला काम करोगे उसके लिए, तुम उसके लिए कि उसके घर की रक्षा करोगे, उसकी रक्षा करोगे, तो वह तुमको कुछ ना कुछ लौटा के जरूर वापस देगा। क्या देगा, बिकॉज द पोइट्स, क्योंकि पोइट जो होते हैं आर द म्यूजिशियन ऑफ द वर्ल्ड, वो शब्दों के जादूगर होते हैं, एंड दे कैन पॉपुलराइज सच जेंटल वर्क, और अगर तुम इतना भलाई का काम करोगे तो जो भलाई के काम है राजा के, वो क्या कर सकता है, उनको पॉपुलर बना सकता है, उनको पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर सकता है। थ्रू दिस हिज पोइट्री, अपनी पोइट्री के माध्यम से अगर कभी चाहे, ही कैन स्प्रेड हिज नेम, वह क्या कर सकता है, वह उसके नाम को स्प्रेड फैला सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, और एंड द सन ऑफ हिज जेंटलिटी, और उसके जो अच्छे काम है, नेक कामों का जो नेक काम का जो सूरज है, विल ऑलवेज शाइन, वो हमेशा ब्राइटली चमकेगा, एंड गिव वार्मथ नो मैटर, और वह उनको गर्माहट देगा, नो मैटर वॉट एवर क्लाइमेट इज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जलवायु किस तरीके की है, मौसम कैसा है। लिफ्ट नॉट दाय स्पेयर, यहाँ पर आगे ये सस्टेट है, ठीक है, दो पार्ट होते हैं जो मिल्टन जिस सोनेट को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उसके दो पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये इटालियन सोनेट है, इटालियन सोनेट के दो पार्ट होते हैं, ऑक्टेव और सस्टेट। ऑक्टेव हमने पढ़ दिया और उसका मीनिंग भी बता दिया, एक्सप्लेनेशन भी बता दिया। अब ये सस्टेट है, बचे हुए 6 लाइनें हैं, तो इसका मीनिंग यहाँ पर देखते हैं। लिफ्ट नॉट डाई, इस पर यहाँ पर आगे मिल्टन अपील कर रहे हैं जो चार्ल्स प्रथम है उसकी सेना से, उससे चार्ल्स प्रथम से और उसकी सेना से अपील कर रहे हैं, लिफ्ट नॉट योर स्पेयर, डाई का मतलब योर स्पेयर, कि तुम अपने भाले मत उठाना अगेंस्ट द म्यूजिस बावर। जो म्यूजिस बावर है, म्यूजिस का मतलब यहाँ पर है कविता की जो देवी है, कविता की देवी का जो बावर का मतलब है ड्वेलिंग प्लेस, तो म्यूजिस का मतलब है कविता की देवी, ठीक, गॉडेस ऑफ पोएट्री। बावर का मतलब है ड्वेलिंग प्लेस। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर अपील कर रहे हैं तुम कभी कविताओं की देवी के घर पर हथियार मत उठाना, ठीक है, भाले मत उठाना। इसका मतलब यह है कि कवि जहाँ रहता है वहाँ कविताओं की देवी का निवास होता है और उस घर पर तुम कभी हथियार मत उठाओ। द ग्रेट इमेथियन, क्योंकि एक जो ग्रेट इमेथियन कन्क्वेरर था, यहाँ पर बात हो रही है अलेक्जेंडर द ग्रेट, मतलब महान सिकंदर की बात हो रही है। तो वहाँ पर ये वो कह रहे हैं कि क्योंकि जो महान सिकंदर था जिसने इमेथिया जीत लिया था, उसने भी क्या करा था, बिड स्पेयर, उसने भी ऑफर किया था स्पेयर द हाउस ऑफ पिंडारस। स्पेयर माने माफ़ करना, उसने भी पिंडारस के, जो पिंडारस जो महान कवि है, ठीक है, उसके घर को छोड़ दिया था, उसके घर पर अटैक नहीं किया था। तो तुम भी अटैक मत करो, तुम भी अटैक मत करना। और जबकि अगर देखें तो सिमहान सिकंदर इतना पावरफुल था कि जो टेम्पल, मंदिर और टावर को वेंट टू द ग्राउंड, चाहे तो मिट्टी में मिला सकता था। एंड द रिपीटेड ईयर, और ऐसा ही एक और काम और हुआ, ऑफ सेड इलेक्ट्रास पोएट, जो इलेक्ट्रा का जो कवि था, जो इलेक्ट्रा एक प्ले है, ठीक है, तो ट्रेजिक प्ले है, तो उसका जो कवि है, एंड द पावर हैड द पावर, उसके पास भी एक इतनी शक्ति थी, टू सेव द एनेथियन वॉल, कि वह एथेंस के वॉल्स माने होता है दीवारों को, फ्रॉम रूइन बेयर, वह क्या कर सकता था, उन्हें मतलब नष्ट होने से बचा लिया था। तो इसी तरीके से जो सैड इलेक्ट्रा का पोइट है,
इलेक्ट्रा एक प्ले है, इलेक्ट्रा का जो कवि है, हैड द पावर, उस यूरिपिडेस, ठीक है, यूरिपिडेस के पास इतनी शक्ति थी उसने भी टू सेव द एथेनियन, कि उसने क्या किया था, एथेनियन वर्ल्स जो एथेंस के दीवारें थी, फ्रॉम रूइन बियर, उसने क्या किया था, रूइन बियर का मतलब है उन्हें विनाश से बचा लिया था, ठीक है। उसने भी एक कविता लिखी थी, या इलेक्ट्रा के पोइट जो था उसका जो पोइट था उसके ऊपर भी एक आक्रमण होने वाला था, तो जबकि उसने क्या करा था, उसने भी जो आक्रमणकारी था, इन्वेडर था, उसने उसके घर को छोड़ दिया, और उसके घर को ही क्या छोड़ा, उसने पूरे उसके जो जिस सिटी में वो रहता था उसको तक छोड़ दिया था, मतलब उसकी वजह से पूरा शहर बच गया था उस महान कवि की वजह से। तो उस पर भी एक बार आक्रमण किया गया था, करने वाले थे, लेकिन उन्होंने आक्रमण नहीं किया क्योंकि वो एक कवि का घर था। तो तुम्हें भी कवियों के घर को छोड़ देना चाहिए, उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सीधे देख लेते हैं। यहाँ पर चार्ल्स फर्स्ट वॉज अगेंस्ट डेमोक्रेसी, चार्ल्स फर्स्ट डेमोक्रेसी के खिलाफ था, जबकि मिल्टन अ ग्रेट सपोर्टर था डेमोक्रेसी का। ही वॉज नॉन टू बी एन एंथुजियास्टिक, वह एक एंथुजियास्टिक था, बहुत उत्साह से भरा था। पार्लियामेंट्रियन का मतलब है वह डेमोक्रेसी का बात करता था, पार्लियामेंट की बात करता था। एंड देयरफॉर देयर वॉज पॉसिबिलिटी, इसलिए यह संभावना थी दैट ही एंड हिज हाउस, की शायद हो सकता है कि चार्ल्स प्रथम वह और उसके घर को माइट बी टारगेटेड बाय आर्मी ऑफ चार्ल्स प्रथम की सेना के द्वारा टारगेट किया जा सकता था, ठीक है। तो चार्ल्स फर्स्ट जो था वो डेमोक्रेसी का विरोधी था, जबकि वो जो थे मिल्टन थे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के सपोर्टर थे, मतलब एक तरह से डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे। तो हो सकता था, ये पॉसिबिलिटी जताई जा रही थी कि चार्ल्स फर्स्ट जब इंग्लैंड पर आक्रमण करेगा तो वह उसके घर को भी तबाह कर देगा। ऑल्दो मिल्टन इज श्योर, यद्यपि मिल्टन श्योर है दैट इवन विद द ग्रेट एंथुजियाज्म, कि जो उस लंदन के लोग हैं वो भी काफ़ी उत्साह से भरे हुए, एंथुजियाज्म से भरे, दैट लंडनर्स, कितने इतना उत्साह तो लंदन वासियों में है कि लंडनर्स वुड बी एबल टू सेव देमसेल्फ, कि वे अपनी रक्षा कर सकते हैं। एंग्री लुक ऑफ चार्ल्स फर्स्ट के एंग्री लुक से, मतलब उसके गुस्से से अपनी रक्षा कर सकते हैं। ही एग्जॉर्ट्स, लेकिन यहाँ पर वहाँ अपील करते हुए नजर आ रहा है, अर्ज याचना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कैप्टन और कर्नल, वह उनको सजेस्ट कर रहा है कि कप्तान, कर्नल और नाइट इन आर्म्स, और सुसज्जित शस्त्रों से सुसज्जित सेनापति, टू स्पेयर द डिफेंसलेस, तुम क्या करो, स्पेयर माफ़ कर दो, डिफेंसलेस डोर्स ऑफ द पोएट, छोड़ दो जो डिफेंसलेस डोर है कवियों के, जिनकी रक्षा करने वाला वहाँ पर कोई नहीं है, उनके डिफेंसलेस डोर को छोड़ दो, और उसके अंदर रहने वाले लोगों को भी छोड़ दो। एंड इट्स ड्वेलर माने जो उसके अंदर रहने वाले लोग हैं, ड्वेल माने निवास करना होता है, ड्वेलर माने निवासी, ठीक है। कवियों को छोड़ दो और उनके अंदर रहने वाले लोगों को छोड़ दो। हियर इन दिस स्टेंजा, यहाँ इस स्टेंजा में मिल्टन अपील करते हैं चार्ल्स फर्स्ट से एंड हिज सोल्जर्स नॉट, और उसके सैनिकों से, नॉट टू लिफ्ट देयर स्पेयर, कि वे कभी अपने, नॉट टू लिफ्ट देयर स्पेयर, कि वे अपने भाले ना उठाएं, स्पेयर अगेंस्ट द ड्वेलिंग प्लेस, जो कवियों के ड्वेलिंग प्लेस है, कवियों के निवास स्थान है, वहाँ पर वो भाले ना उठाएं, कोई हथियार ना उठाएं। वियर, जहाँ पर द गॉडेस ऑफ पोएट्री ड्वेल्स, जहाँ पर स्वयं गॉडेस ऑफ पोएट्री रहती है, कविता की देवी रहती है। ही रिमाइंड्स चार्ल्स, वह याद दिलाते हैं चार्ल्स फर्स्ट को दैट इन द हिस्ट्री, अगर तुम इतिहास उठाकर देखो, इतिहास में मैनी ग्रेट वॉर, कि कई सारे ऐसे योद्धा हुए, हैव गिवन प्रॉपर रिगार्ड टू द पोइट्स, की उन्होंने रिगार्ड माने रिस्पेक्ट, कि उन्होंने काफ़ी मतलब ध्यान रखा और कवियों को काफ़ी मान प्रदान किया। अगर तुम इतिहास खोलकर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो इतिहास के भी कई योद्धा रहे हैं, उन्होंने भी कवियों को सम्मान दिया है। दे नेवर हार्म्ड द डोर्स ऑफ द पोइट्स, उन्होंने कभी भी कवियों के दरवाज़ों पर, कवियों के घर पर आक्रमण नहीं किया, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि दे न्यू, क्योंकि वे जानते थे द माइट ऑफ द पेन, माइट का मतलब पावर ऑफ द पेन, क्योंकि उन्हें कलम की ताकत का अंदाजा था। ही इलस्ट्रेट, वह उदाहरण दे के समझाने की कोशिश करते हैं, इलस्ट्रेट माने होता है प्रूव विद एग्जाम्पल, दैट वंस एलेक्जेंडर, की एक बार इसी तरीके से जो एलेक्जेंडर ग्रेट था, महान सिकंदर था, कॉन्क्वेरर ऑफ इमेथिया, जिसने इमेथिया जीत लिया था, ऑल्सो स्पेयर्ड द हाउस, उसने भी क्या किया था, पिंडारस के घर को छोड़ दिया था, जो महान कवि था पिंडारस, उसके घर को छोड़ दिया था। व्हेन ही अटैक्ड थेब्स, जब उसने थेब्स पर अटैक किया था। तो यहाँ पर वो कह रहा है जब उसने भी थेब्स पर अटैक किया था, तो महान सिकंदर था, तो महान सिकंदर ने भी अटैक किया था, जो इमेथिया को जीत चुका था। उसके बाद वो आगे बढ़ता है और थेब्स, जो ग्रीस यूनान का जो एक शहर है थीब्स, तो वहाँ पर वो जाता है आक्रमण करने के लिए, लेकिन वह उसको माफ़ कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है, क्योंकि पिंडारस ने भी इसी प्रकार से
एक कविता लिखी थी और दरवाजे पर उन्हें टांग दी थी और यह कि भी उस पर अटैक ना करे, और उसने उसके घर को माफ़ कर दिया था। ही वॉज सच एन इन्वेडर, लेकिन यहाँ पर आगे कहा जा रहा है यद्यपि हाउएवर ही वॉज सच एन इन्वेडर, यद्यपि जो सिकंदर था वो एक ऐसा इन्वेडर था, एक ऐसा आक्रमणकारी था, हु कुड रूइन टेम्पल, जो क्या कर सकता था, टेम्पल और टावर को डस्ट में मिला सकता था, धूल में मिला सकता था। रूइन माने बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना। द सेम जेंटल एक्शन, तो आगे कहा जा रहा है इसी प्रकार का एक जेंटल एक्शन फिर से रिपीट किया गया व्हेन द स्पार्टन, जब स्पार्टन ने अटैक कर दिया था एथेंस पर 404 BC में, ठीक है, 4 BC में अटैक किया था। बट दे ऑल्सो पेड रिगार्ड, लेकिन उन लोगों ने भी क्या किया था, उन्होंने भी महान कवि को रिस्पेक्ट दी थी। एंड ड्रामेटिस्ट यूरिपिडिस, जो एक महान कवि और महान नाटककार था, प्ले राइटर था यूरिपिडिस, उसको सम्मान दिया। ही वॉज द राइटर ऑफ द ग्रेट प्ले, वो एक महान यूरिपिडिस जो था वो एक महान प्ले राइटर था इलेक्ट्रा का। और इलेक्ट्रा क्या था, इलेक्ट्रा एक हीरोइन है, उस प्ले की हीरोइन थी उस नाटक की। सी द सैड, वह दुखी थी क्योंकि शी वॉज इल ट्रीटेड, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था उसकी माँ के द्वारा, जिसका नाम था क्लीमेंस्टा। एंड हु हैड मर्डर्ड हर, जिसने उसकी माँ ने ही अपने पति की, उसके पिता की, हर फादर एजेमिनन, तो एजेमिनन की हत्या कर दी थी, जो किंग ऑफ मिसेने, तो जो मिसेने का राजा था उसकी हत्या कर दी थी। तो उसने भी क्या किया था, उसने भी रिस्पेक्ट दी थी उस प्ले राइटर को, ड्रामेटिस्ट को, ठीक है। और यही नहीं, जहाँ वो रहता था उस शहर पर ही आक्रमण नहीं किया था। तो इसीलिए वो यहाँ पर समझाना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि तुम भी मेरे घर को और यहाँ के कवियों के घरों को माफ़ कर दो। तो यहाँ मिल्टन अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आई होप आपको मीनिंग समझ में आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मीनिंग कैसा लगा, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी पोएम को पढ़ते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप पुट अप किया जाता है पोएम से रिलेटेड तो उसका आप आंसर दे सकते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जितने भी BA फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, चाहे फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, कुमायूं यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेजेस में है तो उनके साथ जरूर शेयर करें। और अगर ये पोएम आपके या दूसरे कॉलेजेस में आप पढ़ रहे उसमें है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।